नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं राकेश पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक निधि बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब विधायक निधि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। अभी तक विधायक निधि करीब 77 लाख की रही। दूसरी बड़ी खबर, रायपुर में आज रमन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र में पेंशन पेश न होने वाले 5 विधेयकों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाए जाने को और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10,000 मकान बनाए जाने को भी हरी झंडी दे दी। तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ में ग्रेहाउंड फोर्स ने 8 नक्सल कमांडरों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक 303 राइफल और 3 SLR राइफल बरामद किए। चौथी बड़ी खबर, इंदौर के अमवाई अस्पताल में नवजात बच्चे की चोरी की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बच्चा चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिला पेशे से शिक्षक है। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं है। मां बनने की चाहत में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और 5वीं बड़ी खबर, EPF निकालने पर लगाए गए टैक्स को वापस लिया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार फैसले पर विचार कर रही है। EPF को टैक्स के दायरे में लाने का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, खबरों को विस्तार से देखेंगे। बात अपराधियों के बुलंद हौसलों की करेंगे। मुरैना में अपराधियों में कानून और पुलिस का डर कितना है, इसकी बानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब 2 बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ा कारोबारी राहुल जादौन पर सरेआम फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बंटी पंडा और अंकित शर्मा ने राहुल जादौन की दुकान से कुछ कपड़े उधार खरीदे थे, जिसका कुछ बकाया रह गया था। ऐसे में दुकानदार राहुल ने बंटी और अंकित से बकाए पैसे की मांग की, जो दोनों को इतनी नागवार गुजरी कि कट्टे से दिन दहाड़े दुकानदार पर करीब 6 राउंड गोलीबारी की। हालांकि गनीमत यह रही कि दुकानदार को एक भी गोली लगी नहीं। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये पूरी वारदात CCTV में कैद हुई। शर्मा और राजू पंडा, ये 2 आरोपी जो उसमें नामजद हैं, उसमें खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने वहाँ पे फायर किया था, जिसमें इनको गोली नहीं लगी थी, लेकिन उस पर 307 दर्ज करके उसके गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी मामले पर हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह भदौरिया। शैलेंद्र, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, बेहद सनसनीखेज मामला, पुलिस को अभी तक इन आरोपियों तक पहुंचने में क्या सफलता मिल पाई है? बिल्कुल राकेश, ये बिल्कुल बता दूं कि ये जिस तरीके से दिन दहाड़े अंबा कस्बे के मुख्य बाजार में ये घटना इस तरीके से सामने आई है, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी इसमें साफ दिखती है। और उसके बाद न केवल उन बदमाशों ने एक आधा दर्जन से अधिक फायर किए, बल्कि वो आखिरी में जाते जाते समय भी वो फायर करते गए और दहशत फैलाने का भी काम किया था। घटना के तुरंत बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची थी और CCTV के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या कोशिश का मामला जरूर दर्ज किया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी फिलहाल खाली है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। वहीं इंदौर में अमवाई अस्पताल में नवजात बच्चे की चोरी की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बच्चा चुराने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिला पेशे से शिक्षक है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रतलाम की एक महिला ने अमवाई अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात के जन्म के 1 घंटे बाद ही आरोपी महिला उसे लेकर रफू चक्कर हो गई। बच्चा गायब होने के बाद ये पूरा मामला जब सामने आया तो अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद हरकत में आए पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने CCTV फुटेज खंगाले और फिर फुटेज को सभी जगह जारी कर दिया। इसी दौरान कल क्राइम ब्रांच को फ़ोन कर किसी शख्स ने बच्चा चुराने वाली महिला के बारे में जानकारी दी, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आरोपी महिला चंदन नगर की रहने वाली है और संविदा शिक्षक के तौर पर कई सालों से चंपा बाग में पोस्टेड है।
इसके साथ ही पुलिस ने दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ में महिला ने बताया कि उसको कोई संतान नहीं, मां बनने की चाहत में उसने वारदात को अंजाम दिया। तरीके से जो है एक नवजात शिशु को जो है उसने जो है चुराने में जो है चुराया और एक घटना को अंजाम दिया। सारे के सारे काम को 40 से 45 मिनट के अंजाम दिया गया और शीघ्र अतिशीघ्र उस नवजात बच्चे को जो है मदर के पास पहुंचाया गया, क्योंकि उसकी हालत जिस प्रकार से दिख रही थी, ड्राउजीनेस सारी थी, ओंठ सूख रहे थे उसके। तत्काल उसकी मदर को फर्स्ट फीडिंग या जो भी फर्स्ट एड होना था उसको मुहैया कराया गया। राजधानी भोपाल में एक हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। दरअसल इस युवक का जब यह हादसे का शिकार हुआ वो सड़क पर तड़प रहा था। कई वीआईपी गाड़ियां उस रास्ते से गुजरी, लेकिन किसी ने भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। पुलिस के गार्ड्स भी वीआईपी गाड़ियों को रास्ता देते रहे और आखिरकार जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र के दौरान ठीक विधानसभा के सामने एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। एक बस ने भोपाल में ठीक विधानसभा के सामने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल इंसानियत इसलिए इस हादसे में शर्मिंदा हो गई क्योंकि इसी सड़क से हादसे के बाद कई वीआईपी गाड़ियां गुजरी, लेकिन बुरी तरह से जख्मी युवक को किसी ने भी अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। और बेरहमी की इंतहा तो तब हुई जब घायल शख्स तड़पता रहा, दर्द से कराहता रहा और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी वीआईपी गाड़ियों को पास देते रहे। हालांकि यह हादसा युवक की गलती से ही हुआ माना जा रहा है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से बाइक चला रहा था और रेड बस की चपेट में आ गया। लेकिन इंसानियत के नाते उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने वाला भी कोई नहीं मिला। जैसे तैसे घायल युवक को आम लोगों ने ही काफी समय बाद अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वीआईपी कल्चर के सामने इंसानियत छोटी पड़ती नजर आई। दरअसल ये स्थिति अब इंसानी जीवन का हिस्सा बनती जा रही है और इंसानियत दम तोड़ रही है, जबकि यातायात नियमों की अनदेखी जीवन से मोह भंग कर रही है। क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश के ही पिछले कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो चौंका देते हैं। साल 2014 में 10,287 लोगों की मौत एक्सीडेंट से हुई है। सड़क हादसों में घायलों की संख्या 27,000 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटना में अव्वल है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे वाले राज्यों में एमपी का 5वां स्थान है, जबकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर कर्नाटक है। जबकि भोपाल सड़क हादसों में 10 टॉप शहरों में से एक है। एक साल में अकेले भोपाल में 2,801 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 47.9% हादसे बेलगाम रफ्तार की वजह से हुए, जबकि 41.5% हादसे लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुए हैं। जाहिर है सड़क हादसों में बेलगाम रफ्तार और बेतरतीब ड्राइविंग ने कई लोगों की सांसें छीन ली। भोपाल में हुए इस हादसे में भी लापरवाही बड़ी है और इस लापरवाही से एक युवक की सांसें थम गई। शायद यह हादसा सबको बड़ा सबक देगा, लेकिन सबक लेने के लिए जरूरी नहीं कि हादसे हों। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हर घंटे में 16 लोग सड़क हादसे के शिकार होते हैं। 1.4 लाख लोगों की मौत भारत में सड़क हादसे में होती है और इनमें आधे से थोड़े कम सिर्फ 2 पहिया गाड़ी वाले होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में एक्सीडेंट होते हैं और इस फहरिस्त में भोपाल तीसरे नंबर पर है। यानी भोपाल शहर में बेलगाम रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के केस ज्यादा हैं, लेकिन प्रशासन इसे कंट्रोल नहीं कर सका। जाहिर है इसके लिए गाड़ी चलाने वालों को भी जागरूक होना होगा, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है और खास तौर पर उस वक्त और भी ज्यादा जब एक्सीडेंट के बाद कोई जख्मी शख्स तड़पता रहे। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के तमाम दावों के बीच भिंड की जो तस्वीर भिंड से सामने आई वो चौंकाने वाली है। छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल तक लेकर पहुंचे हुए थे। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। छात्र नकल में मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए। मोबाइल के जरिए छात्र क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल से बाहर भेज रहे थे। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के तमाम दावों के बीच भिंड की जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है।
पहले तसल्ली से ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा चल रही है। ये सेंटर है भिंड जिले का गायत्री डीएन कॉलेज। कैसे यहाँ खुलेआम नकल चल रही है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी मोबाइल तक लेकर पहुंचे थे। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। इस दौरान छात्र मोबाइल के जरिए नकल करते पाए गए। मोबाइल के जरिए छात्र क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल से बाहर भेज रहे थे। इन्विजिलेटर भी मानते हैं कि कई छात्रों के पास से मोबाइल जब्त किए गए हैं, हालांकि वो परीक्षा में नकल से इनकार करते हैं। हमने अपनी सर्च में मोबाइल जब्त किए हैं। तो बाहर से आ गए थे? हाँ, बाहर से मोबाइल आ गए थे। अंदर आए। लगभग कितने मोबाइल होंगे? 5-6 अभी ठीक है, 5 या 6। और नकल के प्रकरण भी कोई नकल प्रकरण कोई नहीं। आप लोग स्वयं देखिए, नकल प्रकरण कोई नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा सेंटर कितना अच्छा चल रहा है। पुलिस का पूरा सहयोग है। तो भिंड में एक बार फिर प्रशासन की 3 महीने की मेहनत और नकल विहीन परीक्षा के दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के पहले ही पेपर में नकल रोकने की जद्दोजहद में पुलिस और प्रशासन भी जूझता नजर आया। कहीं मोबाइल के जरिए नकल करते स्टूडेंट्स पकड़े गए, तो कहीं नकल करते मुन्ना भाई पकड़ा गया। प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक टीचर को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं एक क्लर्क को भी बिना ड्यूटी परीक्षा केंद्र में मौजूद रहने पर निलंबित किया गया। कुछ सेंटर्स में कुछ नकल का केसेस भी है ना बनाए हैं। 1-2 सेंटर पे ना जानकारी भी मिली है। मतलब मोबाइल है ना 1-2 बच्चे ना अंदर लेके गए हैं, उसको हमने तत्काल है ना मोबाइल को है ना जब्ती करवा दिया। और हम आने वाले परीक्षा में ना और सख्ती से निर्देश देंगे, कोई भी बच्चे जैकेट, शू या मोबाइल और अन्य सामग्री है ना परीक्षा केंद्र के अंदर लेके नहीं जाए। पूरी सर्चिंग है ना होती है। 100% है ना ये कोशिश किया गया है सर्चिंग है ना और प्रॉपरली हो सकता है भविष्य में है ना और सख्त है ना तलाशी का और सर्चिंग का है ना निर्देश है ना देंगे। तमाम तैयारियों के बीच परीक्षार्थी अपनी गति से चल रहे हैं, नकल अपनी गति से। प्रशासन से लेकर सेंटर प्रबंधन तक नकल न होने का दावा कर रहा है, लेकिन मामले फिर भी सामने आ रहे हैं और नकल माफिया भिंड में अपने तरीके से परीक्षाओं को चला रहे हैं। हालांकि पुलिस भी गंभीरता के साथ कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस बल आप देख रहे हैं प्रत्येक एग्जाम सेंटर पे है, अंदर बाहर पार्किंग में, और अभी तक कहीं सेंटर से किसी प्रकार की कोई समस्या भी हमारे सामने नहीं आई है। तो पुलिस बल जो लगाया गया था पर्याप्त संख्या में है और अपना ड्यूटी कर रहा है। अभिभावक या उनके मित्र छोड़ने आते हैं बच्चों को तो बाहर रुक जाते हैं। उसको देखते हुए पार्किंग 200 मीटर लगाई गई थी और उसको अब आगे 500 मीटर तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि एग्जाम सेंटर पर अनावश्यक लोग इकट्ठे ना हो। तो नकल माफियाओं के सामने फिलहाल पुलिस प्रशासन और परीक्षाओं को आयोजित करने वाला तंत्र बौना दिख रहा है। हालांकि कलेक्टर के आदेश पर अधिकारियों की फौज परीक्षा केंद्रों पर मुस्तैद नजर आई। बावजूद कड़ी सुरक्षा और अधिकारियों की मुस्तैदी के जमकर नकल चली और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड। सरकार ईपीएफ निकालने पर लगाए गए टैक्स को वापस ले सकती है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार फैसले पर विचार कर रही है। ईपीएफ को टैक्स के दायरे में लाने का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ निकालने पर 60% पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, यानी कि रिटायरमेंट के वक्त मौजूद फंड के 40% हिस्से को ही टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि ब्याज की रकम के 60% हिस्से पर टैक्स लगाया जाए। वहीं सरकार ने साफ किया है कि पीपीएफ निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में भले ही टैक्स में रियायतें न दी हों, लेकिन बजट में वित्तीय घाटा काबू में रखने का इरादा जाहिर कर उन्होंने फिर से कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि बैंकों को रिजर्व बैंक की ओर से जल्द ही ब्याज दरें घटाने का संकेत मिल सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से भले ही मिडिल क्लास को खास राहत न मिली हो, लेकिन बजट के बाद अब रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन कर्ज लेने वालों को राहत दे सकते हैं। माना जा रहा है कि बजट में वित्तीय घाटे को 3.5% पर सीमित रखने के फैसले से रिजर्व बैंक के पास कर्ज सस्ता करने की गुंजाइश बढ़ेगी। रिजर्व बैंक को चिंता थी कि सरकार ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में बड़े खर्चों का ऐलान करती है तो इससे महंगाई का खतरा पैदा होगा, लेकिन अब सरकारी खर्चों की वजह से महंगाई की चिंता नहीं है। माना जा रहा है कि अप्रैल की मुख्य पॉलिसी से पहले ही रिजर्व बैंक कम से कम 0.25% तक रेपो रेट में कमी कर सकता है। ब्याज दर जल्दी घटने की उम्मीद है,
क्योंकि महंगाई दर आरबीआई के जनवरी 2016 तक के 6% के लक्ष्य से नीचे है। इकोनॉमी में निवेश कम हो रहा है और एक्सपोर्ट भी मंदी में है। बैंक अगर 0.25% का ही फायदा ग्राहकों को देते हैं तो 50 लाख रुपए के 10% ब्याज वाले होम लोन पर हर महीने 850 रुपए और साल में 9,900 रुपए बचेंगे, जबकि 25 लाख रुपए के ऐसे ही लोन पर हर महीने 413 और सालाना 4,956 रुपए बचेंगे। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि अगले महीने से बैंक लोन की लागत के लिए जो फॉर्मूला तय करेंगे उससे भी कर्ज सस्ता होगा। उषांक शेठ के साथ अमोल देठे, जी मीडिया, मुंबई। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक निधि बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब विधायक निधि को बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा। अभी तक विधायक निधि करीब 77 लाख है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इसे नाकाफी करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक विधायकों की ओर से निधि को 5 करोड़ किए जाने की मांग रखी गई थी, जो पूरी नहीं की गई। मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों के विधायकों की मांग पर, केवल बीजेपी के नहीं, सभी दलों के विधायकों की मांग पर 2 करोड़ की विकास निधि का जो ऐलान किया है वो भी एक स्वागत कदम है, क्योंकि सभी विभागों से कहीं ना कहीं विकास के लिए पैसा मिल ही रहा था, लेकिन विधायक भी खुद तय करे कि कौन सा विकास किस माध्यम से होगा। 80 लाख से सीधा 2 करोड़ करना ये बहुत बड़ा स्वागत कदम है। सभी विधायक इस विधायक निधि को तो 5 करोड़ के लिए मांग रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए जो की है, मैं सभी विधायक की तरफ से उसका स्वागत करता हूं, लेकिन और ज़्यादा करना चाहिए था। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना कांग्रेस के कार्यकाल में डिफेक्टिव बीमा योजना थी। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस की आंखों में चुभते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिलान्यास के बाद 30 साल तक काम पूरे नहीं होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में विकास दर लगातार बढ़ी है। सीएम ने सदन में बताया कि पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 20% रही है। सरकार तो किसान की फसल का बीमा नहीं होता था, बैंक के लोन का बीमा इनकी सरकार करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को कुछ नहीं मिलता था। डिफेक्टिव बीमा योजना, कब किसान को राहत मिलती थी? लेकिन प्रधानमंत्री अगर आए मध्य प्रदेश की धरती पर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि नई फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए, उसकी गाइडलाइन जारी करने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रदेश चुना तो वह प्रदेश था हमारा मध्य प्रदेश। और रायपुर में आज रबन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र में पेश होने वाले 5 विधायकों को मंजूरी दे दी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मंजूरी दे दी गई। किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने सरगुजा के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना भी मंजूर कर लिया। कैबिनेट ने प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाए जाने को और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10,000 मकान बनाए जाने को भी हरी झंडी दे दी। 5 विधेयकों को मंजूरी दी गई जो इस सत्र में आने वाले हैं। उसके अलावा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 10,000 नए मकान बनाने का निर्णय लिया गया और राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा जो पूर्व में संचालित मॉडल स्कूल था, उन सबको आगामी शिक्षा सत्र से ही पीपीपी मोड में देने का निर्णय लिया गया। उज्जैन में सिंहस्थ मेले के जमीन आवंटन को लेकर आज साधु संत फिर से धरने पर बैठ गए। धरना पर बैठे साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अनशन होगा और जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस बीच एक संत ने विरोध स्वरूप मांगे नहीं माने जाने पर खड़े रहने का प्रण लिया है। दरअसल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े के साधु संत जमीन आवंटन को लेकर प्रशासन और सिंहस्थ मेला प्राधिकरण से नाराज है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साधु संतों ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जमीन विवाद नहीं सुलझाया गया तो तीनों अखाड़ों के करीब 750 साधु संत सीएम शिवराज के उज्जैन पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनका घेराव करेंगे। खेतों में मेला से बाहर जगह दी गई है, जो आदि अनादि से उनका कुंभ होता है। एक कुंभ साधु उनका है कि समिति वाले इनका है?
तो अब जिसको जो नहीं देंगे इसके लिए हमने इसको शासन को चेतावनी दे रहे हैं। ये जब तक हमारे पूरे वैष्णव है इसके लिए जगह सुरक्षित नहीं देंगे शासन, जब तक हम ये अनशन चालू है। मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर, और उनसे ये सारा बात करेंगे, वही हल कर सकते हैं। हम लोगों को प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, ये लोग प्रशासन सब दलाल लोग हैं। बैतूल में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए गधों को गुलाब जामुन खिलाया और सरकार का पुतला फूंका। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग कर रही हैं, लेकिन आरोप है कि न तो सरकार उनकी मांगें पूरी कर रही है और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी बात सुन रहे हैं। ऐसे में उत्साही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठा हुई और वहां धरना देते हुए गधों को गुलाब जामुन खिलाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 8 मार्च को महिला दिवस को धिक्कार दिवस के तौर पर मनाएंगे। गुलाब जामुन खा रहा है लोकसभा विधानसभा में बैठ के। बताओ खाया?